वेलकम माय जीनियस जनता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2024 के अप्रैल 2 के सेशन 2 के सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। हमें बताना है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एकदम सिंपल प्रॉब्लम। जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी और प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो हम जानते हैं कि एनर्जी के डायमेंशन होते हैं ml2t-2, एच के डायमेंशन हमें बताने हैं और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है पर सेकेंड, दैट इज टाइम इनवर्स। सो टी रेस पर -1। तो इधर से हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया प्लैंक कांस्टेंट का, ml2t-1, दैट इज कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो बहुत सिंपल था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ यहाँ हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इफ द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें जो भी सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, तब हमें F की वैल्यू बतानी है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इक्विलिब्रियम में है सो नेट फोर्स अगर तुम देखोगे F नेट फोर्स देखोगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे मैं एक्स में देखूं या नेट फोर्स देखूं मैं वाई डायरेक्शन में, वो क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। ओके, तो नेट फोर्स एक्स में इट मींस जितना हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड फोर्स है उतनी ही हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड फोर्स लग रही होगी। अगर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है इट मींस जितनी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतनी ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। ठीक है, तो हमें एफ की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ये स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स भी लग रही होगी। टेंशन के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी साइन 45 डिग्री। ओके, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 45 डिग्री। तो देखो, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, दैट इज 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ टी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू एफ डाउन। डाउन में कितनी लग रही है, 10। तो यहाँ से तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 10√2। अब एफ लेफ्ट इज इक्वल टू एफ राइट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ है और हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, टी साइन 45, मतलब टी इंटू साइन 45 1/√2। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया 10√2 इंटू 1/√2। √2 कैंसिल, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 न्यूटन। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स सा सर्किट नजर आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सी सिमेट्री यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री के लिए क्या करना होगा हमें, सपोज एक मिरर यहाँ पर एज्यूम कर लो या फिर अपना हाथ यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो इसके दोनों ओर अगर तुम देखोगे तो जो हमारा सर्किट है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को। ठीक है, अब हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये पॉइंट ए रेजिस्टेंस आर, ऊपर वाला ये आर और ये आर ये सीरीज में है तो 2R हो जाएगा, ये 2R हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला आर और ये वाला आर भी सीरीज में हो गया तो ये भी क्या हो गए, 2R। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये दोनों भी सीरीज में हो गए तो ये कितना बना देंगे, 2R। ओके, और एक रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर R, ये है पॉइंट B। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज R प्लस 2R 2R 2R, तीन 2R के रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R/3 प्लस ऑफ R। सो ये कितना हो गया, 2R प्लस 2R/3, 2R प्लस 2R/3 तो कितना आ जाएगा, 8R/3। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इजी था। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं, ये भी एकदम सिंपल प्रॉब्लम पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, at rest break into two parts with mass ratio 1:2, the ratio of their velocities and direction is। तो हमारे पास एक मास था, ये ब्रेक हो जाता है टू पार्ट्स में जिनका मास कितना है, 1:2 है। इट मीन्स अगर स्मॉलर फ्रेगमेंट का मास स्मॉल m है तो बिगर फ्रेगमेंट का मास 2m होगा और इट मीन्स टोटल मास जो इनिशियली रहा होगा वो हमारा कुछ 3m रहा होगा। ठीक है, ये रेस्ट पे था बट
कोलिजन के सॉरी ब्रेकिंग के बाद क्या होता है कि ये मूव करने लग जाता है v1 वेलोसिटी से, ये मूव करने लग जाता है v2 वेलोसिटी से। तो वही बताना है कि v1 v2 की डायरेक्शन क्या होगी और इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो क्या होने वाला है। सिंस कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगी है, एफ एक्सटर्नल 0 है, इंटरनली जो भी उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए हैं उसकी वजह से ये फ्रेगमेंट क्या है, ये न्यूक्लियाई क्या है, ब्रेक कर गया है। सो इट मीन्स जितना इनिशियल मोमेंटम था हमारा उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। इनिशियली 3m वाला न्यूक्लियाई तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम स्मॉल m मास v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 2m मास v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग रही है दैट v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ v2 वेक्टर। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि v1 और v2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे हैं कोलिजन के बाद, सॉरी ब्रेकिंग के बाद, ना कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो जाते हैं कि सेम डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं करें। और रेशो क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड का रेशो देखें v1 ओवर v2 का, अगर तुम मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये कितना आ रहा है 2/1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, इजी था ये भी। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे। फिफ्थ ये थोड़ा सा मतलब अच्छा प्रॉब्लम है अगर देखा जाए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, टू कार ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दो कार बना लेते हैं। ये कार ए है, ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर बी की मैं बात करूं तो बी कार भी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से ए की तरफ, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या कितना दे रखा है, 300 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब दोनों ने क्या किया कि दोनों ने ब्रेक अप्लाई करना शुरू करे, जिसकी वजह से इनका डी एक्सेलरेशन होने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसको हम करेंगे रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व। ठीक है, हमने पूछा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टॉप, तो मतलब जब ये रुक जाएंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बैठ जाता हूँ बी पर, मैं बी वाली कार में बैठ गया, तो बी वाली कार मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो अगर मैं ए को ऑब्जर्व करूंगा, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स में, माइनस बी की वेलोसिटी कितनी है 20 है लेकिन माइनस एक्स में है, सो -20 में लिखूंगा। मतलब अगर मैं बी पर देख रहा हूँ तो मेरे को ए वाली कार 40 मीटर पर सेकेंड से भागती हुई नजर आएगी। अब इसका सेम ऐसी अगर मैं एक्सीलरेशन देखूंगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सीलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ऑफ बी का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स में है, तो मैं इसको सिंपली पॉजिटिव लिखूंगा। तो बी ए का एक्सीलरेशन क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू बी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मींस माइनस साइन बी है, सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सीलरेशन पीछे की डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन हमें लगानी है, ये है 300 मीटर। तो देखो ए के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, सो मैं इक्वेशन यूज करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो फाइनली स्टॉप होना है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, माइनस इनिशियली ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना हो गया इसका 4 हो गया, बट नेगेटिव डायरेक्शन में तो एक माइनस साइन इंटू एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1600/8। इट मीन्स ये रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 मीटर। इट मीन्स इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका था जब ये रुका होगा। तो मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा जब ये दोनों रुके हुए होंगे, तो 300 माइनस 200 दैट इज 100 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था 100 मीटर। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा आपको। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलो दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फॉर अ वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 50 ओम एट इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इट रेजिस्टेंस बिकम 62 ओम, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा 62 ओम हो गया। So if the thermal coefficient of resistivity of wire is this, find the final temperature। देखो इसको कैसे करेंगे,
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है। तो देखो पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हमें पता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट हमें दे रखा है 50 ओम एट अ इनिशियल टेम्परेचर, मैं टी नॉट ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ रेजिस्टेंस कितना हो जाता है हमारा 62 ओम जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो हमें नहीं पता फाइनल टेम्परेचर कितना है, उसको मैं टी लिख देता हूँ जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दे रखा है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2.4 इंटू 10⁻⁻² केल्विन इनवर्स। ओके, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का वेरिएशन विद टेम्परेचर होता है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, where R is the final resistance or R naught is the initial resistance, or you can say resistance at the room temperature. Alpha is the coefficient of resistivity and delta T is the change in temperature. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। R हमें दे रखा है 62, R नॉट मेरे को दे रखा है 50, 1 प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी। तो देखो ये कितना आ जाएगा 62, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻² इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 10। सो इट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर टी है, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू 10। सो इधर से टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू तुम्हारे पास आने वाली है 37 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 37 डिग्री सेल्सियस। चलो अब हम डिस्कस करते हैं 7th प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वर्क डन बाय मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस है हमारे, उसे हम ए से बी तक लेके गए हैं और प्रोसेस कौन सा फॉलो किया हमने, PV⁻³ इज द कांस्टेंट। सो इट मींस इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की पहचान क्या है कि उसकी इक्वेशन होती है PV⁻x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हेयर टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम 330 केल्विन टू 300 केल्विन। तो डेल्टा टी कितना हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस 30 केल्विन हो जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं तुम्हें, 1 दे रखे। और वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। नंबर ऑफ मोल 1, R की वैल्यू हो गई 8.314, डेल्टा टी हो गया तुम्हारा -30 और 1 माइनस x करोगे -2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 15 को 8 से करोगे तो ये आ रहा है अराउंड 120। तो 8.3 से करेंगे 15 को तो ये तुम्हारा 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 bubbles having radii RA and RB having excess pressure PA and PB in them. If PA is equals to 3 PB then find out the ratio of RA over RB. तो दो हमारे पास बबल है, उनका रेडियस दे रखा है RA RB और उनके अंदर एक्सेस प्रेशर बता रखा है PA PB। PA और PB के बीच में रिलेशन बता रखी है, बोला है उनका रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है P एक्सेस, ये कितना होता है 40/r, where T is the surface tension and R is the radius of the bubble। तो यहाँ पर देखो अगर हम लिखे that PA is equals to 3 PB, ये हमें गिवन है। P क्या है यहाँ पर, एक्सेस प्रेशर है। A के अंदर लिखे तो ये हो जाएगा 40/RA 3 टाइम्स ऑफ PB की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40/RB। तो यहाँ RA ओवर RB का रिलेशन हमें पूछा हुआ है, तो RA ओवर RB कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 40 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। RA ओवर RB आ गया 1/3। तो इट मीन्स दिस रेशियो इज 1:3। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो ये है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक लूप दे रखा है तुम्हें और स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर लूप, इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर लूप है, देखने में रेक्टेंगल लग रहा होगा डायग्राम में, लेकिन ये स्क्वायर है। ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आफ्टर 10 सेकेंड पूछा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आफ्टर 10 सेकेंड ये कहाँ पहुंच चुका होगा। ये मूव कितने स्पीड से कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। 10 सेकेंड बाद ये कहाँ पर होगा लूप, तो ये वाला पार्ट में देख लेता हूँ मैं। सेक्शन BD की अगर मैं बात करूँ, 10 सेकेंड बाद सेक्शन BD कहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्टेंस s इज इक्वल टू u इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी है इसकी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन तो है नहीं, इनटू टाइम 10। तो ये वाला कितना मूव कर गया, 20 सेंटीमीटर मूव कर गया ये। तो 20 सेंटीमीटर मूव कर गया, मतलब यहाँ कहीं पे होगा ये BD वाला सेक्शन।
मतलब लूप हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो चाहे मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आगे क्यों ना बढ़ा दूँ या 10 सेंटीमीटर पीछे ही क्यों ना बढ़ा दूँ, लेकिन जा तो आगे ही रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ही क्यों, तो इंड्यूस ईएमएफ है ही नहीं, बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट। फ्लक्स चेंज कब हो रहा है, जब ये एंटर कर रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन को एग्जिट करेगा तब फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन बिटवीन इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन द फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें बोला है a spring exert a force of F is equals to minus 50 x raised power minus b, where x is the change in the length of spring. Find the time period of oscillation. तो ये क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, और फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स कैसी है, वो कुछ इस तरह से है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन समथिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हो जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाय के, यही हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई, मास दे रखा है तुम्हें 0.5, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर कर लो, 50 आ रही है, के की वैल्यू होगी हमारे पास 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 10, तो आंसर आ गया पाई बाय 5 सेकेंड। पाई बाय 5 को तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा अराउंड 0.63 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, ऑप्शन 1। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। चलो अब हम देखते हैं 11th प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, एंटर्स अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन रेशियो, तो मतलब इनका रेडियस क्या होगा जो ये सर्कुलर पाथ बना रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिख लो जो तुम्हें रेडियस के बारे में पता है, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो रेडियस का एक फॉर्मूला पता है, दैट रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, यही हमें पता है, इसको एम वी को मोमेंटम लिख देते हैं पी बाई बी क्यू, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, दैट पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m के बाई बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हमें यूज करना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो इससे करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m के बाय बी क्यू। देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम, बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम, सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m बाय क्यू स्क्वायर लिख लो इसको, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस ई, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, ये भी प्लस ई होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अगर मैं इसको m लिख रहा हूँ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। सो इट मीन्स चार्ज भी दोनों के लिए सेम है, सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, so radius of proton by radius of neutron is equals to square root of mass of proton by mass of neutron। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 by रूट 2, so 1 by रूट 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। सैटेलाइट है जिसका मास है 10⁻³ kg, mass of satellite is 10⁻³ kg, it is orbiting in an orbit of radius 2r from the center of a planet of radius r। तो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस है 2r, और इसका सेंटर ऑफ प्लैनेट है, जो सेंटर ऑफ प्लैनेट से डिस्टेंस कितना है 2r है, और प्लैनेट का रेडियस तुम्हें r दे रखा है, तो ये प्लैनेट है, इसका रेडियस है r, और जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में है उसका रेडियस है 2r, ठीक है। यहाँ पे ही हमारी सैटेलाइट होगी। अब हमने इसको क्या किया कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करने की वजह से इसने अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया और ये इस ऑर्बिट में जंप कर जाती है। इस प्रॉब्लम में दे रखा है दैट इफ सैटेलाइट इज गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी दिस, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट विल रिवॉल्व, और यहाँ जाके इसका रेडियस हो जाता है x। यही हमें बताना है कि नई से जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है एकदम, क्या करना है यहाँ पे कि जो भी तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो दी है डेल्टा ई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाइनल एनर्जी सैटेलाइट की माइनस इनिशियल एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 6r, वेयर इज द टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर ओ, ठीक है। तो फाइनली जो रेडियस हो जाएगा वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, फाइनल एनर्जी
बाय ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय पहले वाला इनिशियल रेडियस कितना था 2r, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4r। जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये तो कैंसिल ही हो रहा है तुम्हारा, तो यहाँ से आएगा 1/6r इज इक्वल्स टू माइनस 1/2x प्लस ऑफ 1/4r। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1/12r विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू माइनस 1/2x। तो इधर से x की वैल्यू आ रही है 6r, तो जो नया रेडियस होगा ऑर्बिट का वो कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 12th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलो 13 पे आते हैं। ये तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए, ट्रांजिस्टर का तो ऐसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, सोलर सेल का भी ऐसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, जीना डायोड एज ए रेक्टिफायर, डायोड यूज्ड एज रेक्टिफायर उसका भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं होता। किसके लिए है, यह है सिंपली जीना डायोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, यहाँ पे हमें एक सर्किट दे रखा है, इसका ट्रुथ टेबल बताना है तुम्हें क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करने के लिए डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो इसको करने के लिए ये बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखो कि ये परफॉर्म क्या कर रहा है, ये सर्किट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है। इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इनपुट क्या जाएगा, a जाएगा, इस वाले पे इनपुट क्या जाएगा, a जाएगा, इस वाले पे इनपुट क्या जाएगा, b जाएगा, और इधर भी इनपुट क्या जाएगा, b। ये कौन सा गेट है हमारा, ये हमारा एंड गेट है। ये सिंपली मल्टीप्लाई या फिर डॉट करके दे देगा दोनों का। यहाँ पे हमें मिलेगा a इंटू बी। यहाँ पर हम करेंगे तो नॉट गेट लगा हुआ है, इधर जाएगा बी बार, इधर जाएगा ए बार। ठीक है, और ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है ये भी, तो ये क्या दे देगा हमें, ए बार बी बार दे देगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हमारा गेट लगा हुआ है ये कौन सा गेट है, ये है नॉर गेट। तो वाई हमें क्या मिलने वाला है, वाई मिलेगा कि दोनों को एड अप कर दो जो भी इसके इनपुट थे और ऊपर उसके बार लगा दो। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा आउटपुट है, तो अब क्या करो इसमें, एक बार ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 पुट करो, ए 0 बी 1, तो ए भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ओवरऑल 0, ए बार बी बार ये भी क्या आ जाएगा 0, और इसका बार कितना आ गया 1, एक्स की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब देखो वाई हमारा क्या था, ए बी प्लस ए बार बी बार का बार, ये आउटपुट है वाई, है ना, ये वाला वाई में समझ लो। अब है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू है 0, तो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, फिर से 0 हो जाएगा ये, प्लस इसको करोगे तो ये भी 0 आएगा, इसका बार तो फिर से क्या आ गया 1 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है 1 और 1, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, ए बॉल ऑफ रेडियस 10⁻⁴ मीटर। तो डाटा लिखते जाते हैं साथ के साथ। रेडियस ऑफ बॉल दे रखा है 10⁻⁴ मीटर, डेंसिटी दे रखी है इस बॉल की 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। इसको हमने ड्रॉप किया है h हाइट से, तो एक बॉल को हमने h हाइट से ड्रॉप किया है इनटू वाटर, h हाइट से वाटर में ड्रॉप किया है, तो यहाँ कहीं हमारा वाटर होगा ये। ठीक है, विद जिसकी विस्कोसिटी दे रखी है, वाटर के लिए विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 पास्कल सेकेंड, सच दैट आफ्टर फॉलिंग इनटू लिक्विड इट्स स्पीड डज नॉट चेंज। मतलब जब ये यहाँ पर जैसे ही स्ट्राइक हुआ इसके बाद कहीं भी पहुंच जाए, यहाँ भी पहुंच जाएगा, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। इट मीन्स जैसे ये पानी से टकराया इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो चुकी थी, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। तो जैसे ही इसने वाटर को हिट करा, इट मीन्स वेलोसिटी बिफोर, जस्ट बिफोर, मोर स्पेसिफिकली कहें जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर इज इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर कितनी हो जाएगी, तो ये तो बहुत सिंपल है, लाइक u इज इक्वल्स टू 0, h हाइट इसने ट्रेवल करी है, सो s इज इक्वल्स टू किससे निकाल सकते हो, v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लगा के। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आने वाली है जैसे ही इसने वाटर को हिट किया, इसकी वैल्यू आएगी √2gh। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा √2gh
टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर जी बाय ईटा, फिर हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तुम तो इधर से h की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगी 2470 मीटर। डाटा तुम्हें गिवन है, r गिवन है, g की वैल्यू यूज कर सकते हो, डायरेक्ट tan ही यूज कर लेना, सिंपल रहेगी कैलकुलेशन। ईटा तुम्हें गिवन है, h भी तुम्हें गिवन है, अच्छा h की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है तो h तो फाइंड कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें गिवन है, बॉल की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है तो इसकी डेंसिटी तुम्हें पता ही है कितनी होती है, 10⁻³ पर मीटर क्यूब। सो रो ऑब्जेक्ट माइनस रो एल जब करोगे तो ऑलमोस्ट इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो तुम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, तो इससे तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2470 मीटर, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो आते हैं हम NAT पर। अब है हमारे पास NAT, तो यहाँ पे हमें दे रखा है इन द गिवन रे डायग्राम फाइंड डिस्टेंस u इन सेंटीमीटर बिटवीन टू कॉन्वेक्स लेंसेज। तो मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमें u दे रखा है तो ये बता रहा है। तो देखो अगर हम लेंस का नेमिंग कर देते हैं, ये L1 लेंस है, ये हमारा L2 लेंस, तो रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो L1 लेंस के कहाँ पर ये फोकस होंगी, इसके फोकस पे। इट मीन्स ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। L2 के लिए तुम क्या देख रहे हो कि रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस आर गोइंग टू इंफिनिटी, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू L2। तो यहाँ पर एक इमेज बनी थी I1 विद रिस्पेक्ट टू L2। ये I1 जो इमेज है जो पहले मिरर ने बनाई है ये इसके फोकस पे रखी हुई थी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना होगा, यू की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वर्क डन इन जूल बाय फोर्स F इज इक्वल टू दिस इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। तो बहुत सिंपल है, सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला, और ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx, x की वैल्यू जहां पर 2 से लेकर 4 तक वेरी कर रही है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx, x की वैल्यू 2 से लेकर 4, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x फ्रॉम 2 टू 4। 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 20 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आने वाली है 58 जूल, ठीक है। इजली दिख रहा है कि ये -20 प्लस 10 तो -10 हो जाएगा, -10 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 16 कितना हो गया -2 और -4 -6 64 -6 58, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 23 पे आ जाते हैं, यहाँ दे रखा है हमें देयर इज ए इमेजिनरी क्यूब, एक इमेजिनरी क्यूब दे रखा है, उसकी साइड बता रखी है कि 2 मीटर उसकी साइड है, और बता रखा है कि इसके एजेस अलोंग द एक्स एक्सिस रखे हुए हैं। एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमारा वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x आई कैप, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस जो इमेजिनरी क्यूब है इससे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करो, ये हमारा फेज 1 है, ये हमारा फेज 2, ठीक है। फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फाई की वैल्यू क्या होती है फ्लक्स की, अगर तुम वैल्यू देखोगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर एरिया वेक्टर, ठीक है। तो और अगर E और ds दोनों परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स वहां से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन की तरफ है, तो y वाले से कोई भी जो y के अलाउंग फेस है, लाइक ये वाला फेस है, E और जो हमारा एरिया वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर हो गए, सेम इस वाले फेस के लिए भी यही होगा और ये वाले फेस के लिए भी यही होगा और पीछे वाले फेस के लिए भी यही होगा। मतलब जो फ्लक्स जो आ रहा है वो फ्लक्स हमारा किसकी वजह से आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है हमारे सिर्फ जो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेन है, मतलब जो प्लेन जिनका एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है सिर्फ इनकी वजह से ही फ्लक्स हो। तो इसके लिए क्या करो,
तो बहुत सिंपल है, लाइक पहले तो ये निकाल लो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू फेज 1 निकाल लो। ये फेज 1 है हमारा, इधर वाला लेफ्ट वाला, और राइट वाला फेज 2 है। फाई 1 निकालूंगा तो फाई 1 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2, एक्स की वैल्यू कितनी है इधर 2, और एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड है, क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर है तो एरिया हो जाएगा 4। फाई 2 दूसरे वाले फेज से अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा ये हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4 और एरिया हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है यहाँ पे, नेट फ्लक्स कितना हो गया। यहाँ पर तुम फ्लक्स अगर देखोगे तो इधर फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ये है। तो फेज 1 में ई और ए के बीच में एंगल कितना 180, तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, और सेकेंड फेज में तो ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये तो प्लस ही रहेगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स इज फाई 1 और फाई 2 को ऐड कर दो, फाई 1 प्लस फाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 16 इंटू 2 32, और ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, सो 32 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलम होगा। तो ये 23 वाला हो गया हमारा कि कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एकदम सिंपल प्रॉब्लम है ये, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन को फाइंड आउट लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तुम्हें 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। एनर्जी पर फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है तुम्हें, एच न्यू की वैल्यू दे रखी है 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो भी इंसिडेंट हुआ है वो कुछ तो यूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, लाइक फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस बाकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तुम्हें एच न्यू, ई फोटोन इज एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। तो यहाँ से के मैक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा एच न्यू माइनस फाई नॉट, डेट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर कितना हो गया 1 हो गया, सिंपल। ओके, अब देखते हैं हम 25 प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is incident on hydrogen atom in ground state, thereafter number of emitted lines will be। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि इनिशियली हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में, इट मींस इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल्स टू 1 लेवल में होगा। अब क्या होता है कि एक फोटोन आता है जिसकी एनर्जी कितनी दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर लेवल में चला जाएगा। तो वो कौन सी हायर लेवल में जाने वाला है वो पहले हम फाइंड करते हैं, फिर हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ एमिटेड लाइंस कितनी होगी। n इज इक्वल्स टू 2 लेवल, n इज इक्वल्स टू 3 लेवल एंड n इज इक्वल्स टू 4 लेवल। इसकी एनर्जी हमें पता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस लेवल की एनर्जी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी, वो ग्राउंड स्टेट में है तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। फाइनल एनर्जी उसके पास कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी जितनी है उतनी तो होगी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन और जुड़ जाएगी, तो माइनस 13.6 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हो जाएगी, सो विच इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करके सेकेंड लेवल में चला गया होगा, और सेकेंड लेवल से जब वापस आएगा तो कितनी लाइंस हो सकती है, एक ही लाइन होगी, n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू 1 तक। और तुम दूसरा ये फॉर्मूला भी जानते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है, n माइनस 1 बाय 2, फिर n इज द कि इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो n की वैल्यू 2 इंटू 1 बाय 2, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज 1। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करी होगी 1। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स थे जेई मेन 2024 अप्रैल 9 सेशन 2 से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम जो मेरे पास तक नहीं पहुंचे हैं तो मैं नहीं कर पाया हूँ, जैसे ही पहुंचेंगे तो उनसे रिलेटेड भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास है प्रॉब्लम्स तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें। ओके, होपफुली तुम्हें सॉल्यूशन देखने में मजा आया होगा। तो अगर तुम डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो, और अगर तुम्हारी और कोई क्वेरी है तो तुम कमेंट पे लिख सकते हो।